हेलो ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, माय कलीग्स एंड माय सीनियर्स, सबको हेलो करना चाहती हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, जो भी मैं लेक्चर्स फिजिक्स एंड मैथ्स के बना रही हूँ। तो आज मैं अपना लेक्चर्स जो है वो फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो लास्ट में जो मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स थे उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, हॉल इफ़ेक्ट and superconductivity phenomena and also about the semiconductors and in its applications। उन सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स की बात अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं, देखिए लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है एंड पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग या सिमिलरली भी कह सकते हैं कि मैटर के करस्पॉन्डिंग भी वेव्स होती हैं। जैसे मैटर है वो पार्टिकल बिहेव भी करेगा एंड वेव बिहेवियर भी वो शो करेगा सिमिलरली टू लाइट। तो ये फिनोमेना और ये सारी चीज़ें सबसे पहले बताई थी डी ब्रोगली ने बताया था इस फिनोमेना को कि मैटर के करस्पॉन्डिंग भी वेव्स होती हैं, उन्होंने ये बताया था। तो देखिए क्या होता है, क्या बताया उन्होंने वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ये कहता है कि लुईस डी ब्रोगली इन 1924 पोस्टुलेटेड दैट कि मैटर लाइक रेडिएशन शुड एग्जिबिट अ डुअल बिहेवियर वेव और पार्टिकल। ये कह रहा है कि इन 1924 लुईस डी ब्रोगली ने ये पोस्टुलेट दिया था कि जैसे मैटर है, जैसे रेडिएशन की हम बात करें, रेडिएशन क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है किसी सोर्स से, कोई एनर्जी एमिट होती है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। तो वो क्या करता है, डुअल बिहेवियर शो करता है, वेव बिहेवियर भी एंड पार्टिकल बिहेवियर भी, दोनों बिहेवियर शो करता है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एक्ट्स एज अ पार्टिकल। तो ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है तो वो क्या करता है, किसी समय वो वेव की तरह बिहेव करता है एंड किसी समय पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। और ये कह रहा है कि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी जो क्या करेगी, वो मटेरियल पार्टिकल उस वेव को हमेशा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो कहीं पे भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा वेव होंगी जो उस वेव को क्या करेंगी, हर रिस्पेक्ट में उसको कंट्रोल करेंगी। ये हमारा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। ठीक है, अब देखिए पहले वेव होती क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं वेव क्या होती है। वेव क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है। मान लीजिए आपने एक रोप ली है, कोई रस्सी ली है, उसको उसका एक एंड आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, देन आप उसको एक बार स्विंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स यहाँ से डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। उसके पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस, एक पार्टिकल यहाँ पर है, अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो मूविंग पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को फोर्स लगाएगा एंड यहाँ पे वाला पार्टिकल दूसरे को फोर्स लगाएगा, यहाँ पे वाला पार्टिकल दूसरे को फोर्स लगाएगा, तो वो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। अगर हमने रोप को पकड़ा है, इस वाले एंड को पकड़ा है, अगर हम उसको हल्का सा डिस्टर्बेंस उसमें देंगे तो यहाँ मूविंग पार्टिकल्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो ये क्या जनरेट करेंगे, एक वेव जनरेट करेंगे डिस्टर्बेंस से। एंड देखिए उसका किसी भी वेव का हम डिफाइन करते हैं, एक होते हैं वेवलेंथ एंड देन होती है फ्रीक्वेंसी एंड देन होता है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो देखिए हमारा जो ये अपर पीक है इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, अपर पीक, अपर मैक्सिमम पीक, दिस इज़ नोन एज क्रेस्ट एंड लोअर मिनिमम पीक इज़ नोन एज ए ट्रफ। ठीक है, अब देखिए दो क्रेस्ट एंड दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। दो क्रेस्ट के बीच की डिफरेंस है लैम्डा वेवलेंथ एंड देन जैसे यहाँ पे दो ट्रफ होगा, इसको भी हम बोलेंगे लैम्डा। ये हमारे क्या होता है, वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आप ये वेव कितने ऑसिलेशन कर रही है वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और दूसरा
ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कब कहेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ पे उसने एक साइकिल कंप्लीट करी उसको हम किसी भी वेव का वन ऑसिलेशन कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल उसने कंप्लीट कब करी, जब वो ज़ीरो से दोबारा यहाँ पे ज़ीरो में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो से यहाँ से हमने डिस्टर्बेंस स्टार्ट किया, जब उसके पार्टिकल दोबारा एक बार क्रेस्ट एंड एक बार ट्रफ होके दोबारा इस पोजीशन में पहुँचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका एक ऑसिलेशन कहेंगे उस वेव का। एंड एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ से ज़ीरो से उसका मैक्सिमम डिस्टर्बेंस उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एंड देन ये ही वेव का डिस्टर्बेंस हम टाइम के साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। ठीक है, तो इस वेव के बारे में ही बता रहे हैं आगे। तो कह रहे हैं द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। तो कह रहे हैं हर मैटर या मूविंग पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग एक वेव होती है, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। और डी ब्रोगली वेव बोलते हैं उसे, हुज वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ हम डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी से हम उसकी वेवलेंथ डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उसका मास यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है, एंड देन यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन से हम उस वेव की वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे टर्म पे लिखते हैं एच, एंड व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एम वी, दैट्स इज पी, द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ momentum of a this is the wavelength of matter particle। ठीक है, तो ये हमारा वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है। अब देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि हर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और उसके करस्पॉन्डिंग वेव कैसी होती है, उसमें टर्म्स कौन कौन से डिफाइन होते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखिए ये कह रहा है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर का ड्वेल नेचर हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये कह रहा है सिंस रेडिएशन हैज़ ड्वेल नेचर, रेडिएशन क्या है, माने लाइट ही है, किसी सोर्स से अगर लाइट एमिट हो रही है, अगर लाइट एमिट हो रही है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, c इज इक्वल टू, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर किसी सोर्स से हमारी एनर्जी एमिट हो रही है एंड वो लाइट की स्पीड से चल रही है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन का बोथ टाइप ऑफ नेचर्स होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मैटर जो होता है वो भी वेव एंड पार्टिकल नेचर शो करता है, क्योंकि यूनिवर्स जहाँ हम यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं वो किससे मिलके बना रहता है, रेडिएशन से मिलके बना रहता है और मैटर से मिलकर बना रहता है। मैटर्स क्या हुए, पार्टिकल्स एंड अदर थिंग्स से मिलके बना रहता है। तो क्योंकि यूनिवर्स भी इन दोनों चीज़ों से मिलके बना रहता है, रेडिएशन एंड मैटर से, तो इसलिए कह रहा है कि डी ब्रोगली क्या कह रहा है, इसलिए मैटर भी क्या करेंगे, ड्वेल नेचर शो करेंगे। सिमिलरली कह रहा है कि अगर रेडिएशन भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करेगी तो यूनिवर्स में जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें वहाँ भी क्या है, रेडिएशन है एंड पार्टिकल्स हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करेंगे। ये था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। देन देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो दो एग्जाम्पल्स या दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाए कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, या हमें कोई दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो जैसे इसमें देखिए फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, हमें दो कंडीशंस दी गई हैं जैसे एसोसिएटेड हमें वेवलेंथ निकालनी है। या 46 ग्राम गोल्फ बॉल विथ वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड, हमें गोल्फ बॉल की वेवलेंथ निकालनी है। और दूसरा एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी 10⁷ मीटर पर सेकेंड, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है जो 10⁷ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो उनका वेव कैरेक्टर वो शो करेंगे नहीं, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में वेवलेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है
Calculate the de Broglie wavelength associated with a proton moving with a velocity equal to a 1/20th of the velocity of light. तो प्रोटॉन की वेलोसिटी दी गई है, प्रोटॉन वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 1/20th ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. वन 120 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन यहाँ से आ गया. अब हम लिखेंगे वेवलेंथ लैम्डा. नाउ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. सो इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू. एंड m की वैल्यू देखिए हमें क्या दिया, प्रोटॉन का मास हमें लिखना है. यहाँ पर प्रोटॉन का मास कितना होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27. ये हमारा प्रोटॉन का मास है तय kg. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई हमें v वेलोसिटी हमने निकाली है 1.75 इंटू 10⁻7. तो यहाँ से लैम्डा हम लिखेंगे. तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अगर आप वो इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे देखिए बाकी टर्म यहाँ पे आ रहे हैं 6.6 अपॉन 1.67 इंटू 1.5 10⁻. यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके बता देती हूँ. देखिए यहाँ पे -27 एंड 7 -20 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 10⁻34 इंटू 10⁻20. तो ये बचेगा 10⁻14 बचेगा लास्ट में. अगर इसको माइनस हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻14. तो लैम्डा हमारा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.63 इंटू 10⁻14 मीटर. ये हमारी उस प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग क्या है, वेवलेंथ हमारी यहाँ पर आ गई. जो लाइट की वेलोसिटी की 1/20 वेलोसिटी से चल रहा था उसकी वेवलेंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली. ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हमें दिया गया है कि हमें फर्स्ट केस में दिया गया है हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है. फर्स्ट केस है, हमें दिया है 46 ग्राम की गोल्ड बॉल है, उसकी वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड है. तो m दिया है 46 ग्राम जिसको हम kg में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.046 kg. एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 36 मीटर पर सेकेंड. दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 0.046 मल्टीप्लाई 36. ये आएगा. आप इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला हमारा टर्म्स इसको हम सॉल्व करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टर्म आएगा. उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रही हूँ. आप लोग इसे सॉल्व करेगा. एक टर्म हमारा आएगा नंबर मल्टीप्लाई. अब देखिए यहाँ पे हमारे 10⁻34. अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 10⁻34 में आया. देखिए ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही कम वेवलेंथ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, नो वेव पॉसिबल. हैंस नो वेव पॉसिबल. ठीक है, 10⁻34 बहुत स्मॉल क्वांटिटी आ रही है, तो इस 46 ग्राम की करस्पॉन्डिंग बॉल की करस्पॉन्डिंग हमारी कोई वेव नहीं होगी. ठीक है, इस मैटर के करस्पॉन्डिंग कोई भी वेव नहीं होगी. इसी तरह से बी देखिए हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. एंड हमें वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड.
अगर हम यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, तो यहाँ पे से लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻7। तो ये वाला टर्म देखिए हमारा आएगा ये 10 में, यहाँ पे 31 - 7 हो जाएगा हमारा, कितना होगा बताइए? 31, 11 and 3 23 -23 ऊपर जाएगा तो 34, 23, 11, 10⁻⁻11, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻11 में आएगा। यहाँ पे भी आपको इसको सॉल्व करना होगा। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं मैं यहाँ पे 10 के टर्म्स यहाँ पे बता रही हूँ। ये आ रहा है 7.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, हमारा आंसर हमारी यहाँ पे वेवलेंथ ये आ रही है, जो मतलब फिर भी इस रेंज के करस्पॉन्डिंग ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वाली वेव हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके करस्पॉन्डिंग वेव तो हमारी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मास बहुत कम है देखिए, और वेलोसिटी भी बहुत कम है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ वेलोसिटी तो इसमें है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वेव हमारी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू बहुत स्मॉल सी थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव हमारी एग्जिस्ट करेगी, हैंस वेव इज एग्जिस्ट। तो इसको लिख लेते हैं, वेव एग्जिस्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वेव एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि मैटर के करस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ करता है कि मैटर के करस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं। वेव्स का नेचर शो करता है पार्टिकल। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने ये प्रूफ किया कि जो भी मैटर है या पार्टिकल है, उसको हमने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्रैक्टेड होते हैं, कहीं पे उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे उनकी इंटेंसिटी कम होती है। यानी वो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होना यानी इंटरफेरेंस, जहाँ पे हम कहते हैं अगर ज़्यादा हाईली बीम इलेक्ट्रॉन है या हाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर लो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या होता है, वेव नेचर शो करता है। तो वही हम इस एक्सपेरिमेंटल से हमने प्रूफ किया कि जो पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स या कोई अनदर पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से बताया। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे पता चला कि मैटर के करस्पॉन्डिंग वेव्स होती हैं। तो इसमें इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होती है यहाँ पे जो लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड होती है। देन इसमें लेयर होती है, बेरियम ऑक्साइड्स की लेयर होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलामेंट को गर्म करते हैं। ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन होगा। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें लगी होती है बेरियम ऑक्साइड की लेयर लगी होती है। तो क्या होता है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड जो है इसका वर्क फंक्शन हम मान लो फाई है, तो इसका वर्क फंक्शन बहुत लो होता है। तभी हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम कम हीट से भी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं। तो इसलिए हम यहाँ को बेरियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, देन वो यहाँ पे गए। ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें फाइन होल है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुए तो वो किसी इसमें जो होल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे उसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनको हम हाई टेंशन कोई वोल्टेज दे रहे हैं, हाई टेंशन वोल्टेज दे रहे हैं। तो हाई टेंशन वोल्टेज देने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स बीम क्या होंगे, एसिलेट होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, रेंडमली आए, चारों तरफ ऐसे निकले चारों तरफ।
फिर क्या होगा कि जो इस बीम है, इस बीम में ही जाएंगे, इसमें जो होल होगा उसी से अंदर जाएंगे। उससे अंदर जाने के बाद अगर हम उसमें हाई वोल्टेज लगा रहे हैं तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एसिलेट होंगे। एसिलेट होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस होल से यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल रखा गया है, इस निकल क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। उसके बाद क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। देखिए यहाँ स्कैटर होंगे। तो यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल रखा गया है, सर्कुलर स्केल में गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखने के कारण अगर यहाँ से इंसिडेंट बीम यहाँ से हो रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं, तो ये सर्कुलर स्केल क्या करता है, मूव करता रहता है। स्कैटरिंग होने के बाद देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस डायरेक्शन में भी आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, सारे डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये सर्कुलर स्केल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। इस गैल्वेनोमीटर में उसका डिफ्लेक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी से हमें पता चलेगा कहीं पे डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर का, कहीं पे डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। तो उसी से पता चलेगा कि कहीं पर इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। तो इसी से हमारा पता चलेगा जो भी हम पार्टिकल यहाँ पे से इंसिडेंट करें, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, वेव नेचर है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कई सारे एक्सप्रेशंस हैं। ये निकल क्रिस्टल है, इसका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम है, यहाँ से स्कैटर हो रहा है, ये इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं, जिससे पता चले कि ये हमारा जो फिनोमेना है वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है यहाँ से। तो इससे करस्पॉन्डिंग बहुत सारे एक्सप्रेशन है, जैसे बैक्स लॉ है, अनदर डिफ्रैक्शन की क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कराएंगे आगे। तो उसका एक्सप्रेशन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करूँगी एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊँगी जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस एंड अनदर क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराएंगे। एंड इससे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए भी होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन हमारा आता है, तो उससे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपको कराऊँगी। तो मेरा चैनल आप लोग देखते रहिएगा, मेरे लेक्चर्स भी देखते रहिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। एंड कोई भी टॉपिक है तो उसका डिस्कशन पहले हम करते हैं, उसके बाद ही हम उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि प्रॉब्लम्स करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोगों को मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी तो मेरा चैनल लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा, ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ रहे नहीं या कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट ज़रूर करेगा। ओके, थैंक यू।